यार मुझे तो लग रहा था कि इस चीज को होने में और बताने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये तो अभी से खुलेआम इसको बोलने लग गए। क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, ये आप फोटो देखो जो कि पॉल हेमन ने अपने ट्विटर अकाउंट पे पोस्ट की है और लिखते हैं कि डार्क सीक्रेट जानना चाहते हो बिहाइंड द सीन। और यहाँ पे इस ग्राफिक में ब्रॉनसन रीड है, यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर है, यहाँ पे सेथ रॉलिंस की वर्ल्ड चैंपियनशिप है, यहाँ पे सेथ रॉलिंस खुद है, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो क्या वो बेकी लिंच है, और बीचों बीच जो बंदा पीछे खड़ा है जिसकी परछाई टाइप से हमको दिख रही है, ये देख के पता चल रहा है ये ब्रॉक लेसनर है। और पॉल हेमन का भी बड़ा क्या वो एकदम खतरनाक सा लुक है जहां पे उनके हाथ में फोन है। तो जो चीज हम प्रिडिक्ट कर रहे थे, स्पेकुलेट कर रहे थे कि ब्रॉक लेसनर विजन फैक्शन में आने वाले हैं, वो चीज पॉल हेमन ने यहां से एक तरीके से कंफर्म ही कर दी है। क्योंकि अब मतलब इससे ज्यादा आप और क्या ही देखोगे या लोगे। बट यहाँ पे एक चीज ये नोट करने वाली है कि विजन में आना ब्रॉक लेसनर का ऐसा नहीं होगा कि जैसे कि वो परमानेंट कोई पार्ट बन चुके हैं उस ग्रुप का, बस विजन से लेना देना इसलिए होगा ब्रॉक लेसनर का क्योंकि उसमें पॉल हेमन है। इससे ज्यादा डब्ल्यूडब्ल्यूई आई डोंट थिंक सो उतना कोई डीप जाना चाहेगी। वैसे भी ब्रॉक लेसनर का कैरेक्टर वैसा है नहीं कि वो दूसरों के साथ फिट हो सके। हाँ, अगर वो बेफेस होते तो फिर एक बार वो कह सकते थे जो बात है वो अलग है, लेकिन ये वाला ब्रॉक लेसनर तो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। बट स्टिल ये सारे लोगों का जो डायनामिक है उसको देखने में बहुत मजा आएगा। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 752 में। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रोमन रेंज से। अगर आप चैनल पर एक्टिव चैटर हो तो मैंने बताया था कि रोमन रेंज जो है स्ट्रीट फाइटर मूवी की शूटिंग करेंगे और सितंबर के फर्स्ट वीक में वो शुरू होगी और सितंबर के एंड में ही वो खत्म हो जाएगी, और उसके बाद वो अवेलेबल होंगे वापस आने के लिए। और अब ये पता चला कि स्ट्रीट फाइटर जो मूवी है उसकी फिल्मिंग को रोमन रेंज कल रैप अप कर देंगे, जिसका मतलब कि उसके बाद रोमन रेंज डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए अवेलेबल है। और वैसे भी अब तो क्राउन जूल के लिए एडवर्टाइज हो गए हैं, क्राउन जूल के लिए वो एडवर्टाइज हो गए हैं। अब देखना यही है कि वहां पे मैच कौन सा होगा उनका, जिसको हमने पिछली वाली कल वाली वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया था। तो मतलब अब बस आए बाएं दाएं बाएं ऐसे करके ही कहीं आसपास ही रोमन रेंज हैं। आई थिंक इस वाले स्मैकडाउन में तो नहीं एक्सपेक्ट करेंगे क्योंकि वैसे भी ऐसा लग रहा है कि शायद जो उनकी स्टोरी है मेन वो मंडे नाइट रॉ पे चल रही है। तो लेट्स सी क्या अगले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में रोमन रेंज अपीयर कर रहे हैं, क्योंकि अब वो आने के लिए अवेलेबल है और डब्ल्यूडब्ल्यू का जो सारा फोकस है वो क्राउन जूल को बिल्ड करने के लिए है। जॉन सीना के फेयरवेल टूर के बारे में आपको पता है बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म है। मैं सही में भूल गया था, लेकिन ये वाला स्क्रीनशॉट जो अब मैं आपको स्क्रीन पर लगा के दिखा रहा हूं, इसको देख के समझ में आ रहा है भाई क्या क्या हुआ है जॉन सीना के इस पूरे फेयरवेल टूर में और उनके हील टर्न में भी। तो सबसे पहले स्टार्ट में वो एक हल्का सा धक्का देके जॉन सीना को निकाल लिया रॉयल रंबल से। उसके बाद जनरेशनल हील टर्न तो हुआ लेकिन किसी प्लान के साथ नहीं। फिर वो रूइन रेसलिंग करने वाला गिमिक लेके आया, उनका हील आर्क शुरू हुआ। रेसलमेनिया मैच की तो क्या ही बात करें। उसके बाद रैंडी ओर्टन के साथ मैच, लेकिन यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि आर्ट्रूथ को घुसेड़ दिया, जो मैं आई थिंक उतना गलत नहीं बोलूंगा। उसके बाद फिर लोगन पॉल के बारे में प्रोमोज ही कट किए उन्होंने। फिर यहाँ पे MITV का उनका टैग टीम मैच हुआ। फिर यहाँ पे बात हो रही है उनके CM पंक के मैच की जहां पे विजन की चुल हो गई। फिर रैंडम बेफेस टर्न हो गया। उसके बाद कोडी रोड्स के साथ ठीक है मैच हुआ, लेकिन यहाँ पे एक इस बंदे ने लिखा है जो कि आई थिंक पूरी नफरत है ब्रॉक लेसनर के लिए। और मैं तो हंसी ये देख के कह रहा हूँ कि 25 मिनट का मैच लोगन पॉल के साथ, और ये कह रहा है कि एजे स्टाइल्स के साथ भी तो हो सकता था। चलो ठीक है, कार्मेलो हेज का नाम कहाँ से आ जाता भाई, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। शुरू में जब NXT से वो आए थे तो लग रहा था कुछ हो सकता है, लेकिन अभी तो उनके गिमिक के अराउंड, उनके कैरेक्टर के अराउंड कुछ भी बात नहीं कर सकते। उसके बाद फिर से यहाँ पे उनके जो रसल पलूजा के मैच है उसकी बात हो रही है। काफ़ी बातें सही हैं और काफ़ी बातें काफ़ी बायस्ड हैं, लेकिन ये काइंड ऑफ सम अप करता है कि जो पूरा जॉन सीना का फेयरवेल टूर रहा वो कितना खतरनाक हो सकता था, लेकिन वो किस लेवल से बुक हुआ। और जो अगला मैं आपको ट्वीट दिखाऊंगा ये तो एकदम फैंटेसी बुकिंग है कि जैसे कि आपको रात में कोई बहुत अच्छा सपना आया और आप उठे तो पता चला कि वो रियलिटी ही है। तो इस ट्वीट में आप देखो कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि अब जो ट्रिपल एच है कैसे अपने इस मैच को फंबल, अब सॉरी जॉन सीना का जो फेयरवेल टूर उसको फंबल ना करे। 5 स्टार मैच एजे स्टाइल्स के साथ डोमिनिक मिस्टीरियो को हरा के इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन जाए तो बंदा ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन जाएगा। फिर शेमस के साथ उन्हें मैच मिल जाएगा जो कि शेमस और जॉन सीना का मैच भी हो जाएगा जो कि फैंस देखना चाह रहे हैं, और फिर वो टाइटल वो शेमस को ड्रॉप कर देंगे तो फिर शेमस भी उधर से ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन जाएगा। एंड देन फिर उसके बाद वॉर गेम्स में मैच जहां पे वो पिन करे द बीस्ट यानी कि ब्रॉक लेसनर को, और उसके बाद फिर ओपन चैलेंज जो कि आंसर करने वाले हैं गुंथर। तो मैं काफ़ी हद तक लग रहा है कि हाँ अच्छा खासा तो ये है, लेकिन इतना भी सही नहीं है। पर्सनली अगर मेरे से बोलेंगे कि लास्ट मैच कौन सा होना चाहिए अगर मेरे को बुक करना होता तो शायद मैं गुंथर के ऊपर प्रेफर करता ड्रू मैकिंटायर को, क्योंकि आई थिंक मेरे नज़रिए के हिसाब से वो चीज़ ज़्यादा सेंस बना रही है। या मैं बोल सकता हूँ कि मेरा भी बायस है क्योंकि मुझे शायद ड्रू मैकिंटायर के कैरेक्टर के साथ कुछ बेटर देखना है। तो देखते हैं अब डब्ल्यूडब्ल्यू इस डायरेक्शन में कितना और कैसे जाती है। और जॉन सीना के पिताजी जो कि
एक्टिव नहीं थे इतने ज़्यादा। ये पहले भी ऐसा मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू की स्टोरीज में ऑब्वियसली वो हैं, लेकिन इस तरीके से इंटरव्यूज़ में वो नहीं आते थे। लेकिन अब तो भाई वो जो खुल के डब्ल्यूडब्ल्यू की बैंड बजा रहे हैं, उन्होंने उनको भी इतना देखो फेयरवेल टूर पसंद नहीं आया, और वो और ट्रेविस स्कॉट वाले चीज़ के बारे में उन्होंने खास बात करी कि यार वो बंदा इस बिजनेस में तो कहीं बिलोंग ही नहीं करता, उसको रिंग के आसपास भी नहीं होना चाहिए। और उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं कोई सेलिब्रिटीज़ के बारे में बोल रहा हूँ। हमने देखा है जेली रोल का उन्होंने नाम लिया, लोगन पॉल की वो बहुत तारीफें करते हैं, और उन्होंने रेसल पलूजा के पूरे शो की भी बात करी। उन्होंने बोला कि देखो यार मैचेस थोड़े बढ़िया बढ़िया होते तो मज़ा आता, जितनी एक्सपेक्टेशन थी उस हिसाब से रेसल पलूजा ने डिलीवर नहीं किया। तो काफ़ी ऑनेस्ट वे में भाई जॉन सीना के पिताजी भी आजकल जो है बात कर रहे हैं। वैसे इतने मतलब आई थिंक ये तो जॉन सीना के पहले वाले टाइम में इतने इंटरव्यूज़ और पॉडकास्ट होते नहीं थे, तो इतना ज़्यादा जॉन सीना के पिताजी के बारे में नहीं सुनने को मिलता था, लेकिन यहाँ पर उन्होंने ये सारी बातें बोली है। एंड इंस्टाग्राम का तो आपको पता ही है जॉन सीना का क्या रहता है, कुछ भी पोस्ट करते रहते हैं, हम कितना ही दिमाग लगा ले, लेकिन उसका मतलब बन भी जाता है। कभी कभी बहुत छोटे छोटे हिंट्स मिल जाते हैं, बट मोस्टली वहाँ पे कुछ भी होता रहता है। तो उन्होंने मैट कार्डोना, जिनको डब्ल्यूडब्ल्यू में हम लोग जैक राइडर के नाम से जानते थे, उनकी इस फोटो को पोस्ट किया। और अगर आपने कल की वीडियो देखी है तो मैंने आपको बताया था कि एनएक्सटी में इन्वेजन हुआ था टीएनए का, और टीएनए को ही रिप्रेजेंट किया था जैक राइडर ने, मैट कार्डोना ने। तो अब यहाँ पे भाई मैट कार्डोना तो पगला ही गया उसके बाद, क्योंकि आई थिंक वो चाहते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू में वापस आना, लेकिन आ तो नहीं पा रहे वो। लेकिन उनकी एक अपीयरेंस हो गई तो उसके बाद ट्वीट पे ट्वीट, इंस्टाग्राम पे पोस्ट, स्टोरी, सब कुछ जो है उन्होंने डाल के रखी हुई है। अब अगर यहाँ से लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद इन दोनों के बीच मैच हो सकता है, तो आई डोंट थिंक सो डब्ल्यूडब्ल्यू इस डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि वैसे ही अब टाइम कम है, तो मतलब अब तो क्या ही कर लेंगे। मैट कार्डोना का भले ही सपना होगा, लेकिन सपने तो पूरे होते नहीं है। जैसे हमारा भी सपना था फेयरवेल टूर को बहुत मस्त देखने का, बट वो हुआ किस तरीके से। ट्रिपल एच को लेके ये जो नफरत सी फैल रही थी, मुझे लग रहा था ये छोटी सी है, लिमिटेड ही है, ज्यादा नहीं है और ये रुक भी जाएगी, लेकिन भाई ये रुकने का नाम नहीं ले रही। कमेंट सेक्शन में, रिप्लाईज में तो देखो ट्रिपल एच के बारे में अच्छी अच्छी बातें हो ही रही हैं, लेकिन साथ में एक वीडियो है जहां पे काफी सारी अलग अलग वीडियोस को जोड़ के लगाया हुआ है, और यहां पे पूरा कॉर्पोरेट ट्रिपल एच दिखाया जा रहा है कि जैसे कि वो बोल रहा है कि यू एंट सीन नथिंग येट, उसके बाद वेलकम टू फॉक्स, वेलकम टू नेटफ्लिक्स एरा, वेलकम टू ESPN, ऐसे करके। और फिर जहां जहां पे वो बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं ना, ऑब्वियसली उनके प्रोमोज में जब वो किसी शो को हाइप करते हैं तो बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, तो लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं और इसको बहुत फनी कंसिडर कर रहे हैं कि भाई ये बंदा बोलता क्या है और एक्चुअल में जो इसके बुकिंग डिसीजंस हैं वो क्या होते हैं। देखो एक अगर कंपैरिजन रखे ना, विंस मैकमैन एज बुकर और ट्रिपल एच एज बुकर, तो विंस को लेके ये था भाई ये तो अपनी ही करेगा, तो विंस को फिर वो नफरत तो होती थी, लेकिन एक पॉइंट पे फिर वो जाके ऐसे स्टेल सी हो गई थी कि ठीक है ये तो है ही ऐसा। लेकिन ट्रिपल एच के लिए लोगों ने सोचा अरे भाई ट्रिपल एच आ गया, अभी फैंस की सुनेगा, जैसे सुनते भी हैं भाई कई केसेस में, जैसा भी ये जॉन सीना और एजे स्टाइल्स का मैच, आई डोंट थिंक सो कितना ही हल्ला तुम कर लेते विंस मैकमैन के टाइम में, ये वाला मैच कभी भी हो सकता था, या ऐसा कोई मैच इस तरीके से बन सकता था, क्योंकि विंस मैकमैन को अपनी क्रिएशन करना ज्यादा पसंद था। अब ये ट्रिपल एच जो है भाई थोड़ा बीच में फंस जाता है, इसको अपना भी करना है, फिर लोगों की भी सुननी है, फिर लोगों को होता है कि भाई ये तो हमारी ही सुने, फिर ये चीज़ होती नहीं है। और कई केसेस में तो मैं खुद बोलता हूँ कि क्राउड की नहीं ही तुम्हें सुननी चाहिए, क्योंकि आज वो कुछ बोलते हैं कल वो कुछ बोलते हैं, तो भाई तुम्हारी खुद की कंपनी, इतनी कोई भाई $1 बिलियन की बात चल रही है, तुम फैंस के ऐसे कहने बोलने से बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते। बट जो भी है, जो बैड डिसीजंस हैं उनको तो हमेशा हमेशा ही क्रिटिसाइज किया ही जाएगा, और वही चीज़ ट्रिपल एच के साथ भी हो रही है। और ट्रिपल एच के बारे में एक और बंदा है जो बोलने से रुकता नहीं है, और उनका नेम है MVP का। मेरे को लगता है कि मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन मुझे लगता है कि MVP शायद बड़े तो हो गए हैं लेकिन दिमाग से नहीं बड़े हो पाए। और ये जो उन्होंने बात बोली है ट्रिपल एच के बारे में, सिर्फ उसी के बारे में नहीं बोल रहा, जैसा मैंने सोशल मीडिया पर MVP का बिहेवियर देखा है, तो उन्होंने बोला कि देखो जो भी मैंने बातें ट्रिपल एच के बारे में पास्ट में बोली हैं, जो कि अगर आप चैनल पर एक्टिव चैटर हो तो आपको पता है उन्होंने क्या क्या बोला है ट्रिपल एच के बारे में। कहते हैं कि मैं आज भी उन्हीं बातों पर स्टैंड लेता हूँ अपना, मेरे को जीरो रिस्पेक्ट है प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी ट्रिपल एच के लिए, और जब मैं वो बातें तुम्हें बताऊंगा ना तो तुम बोलोगे ओ दैट मेक्स सेंस, कि अच्छा ठीक है फिर तो सेंस बनता है MVP का ट्रिपल एच के बारे में बातें बोलने का। मतलब उन्होंने बिना कुछ बताए ट्रिपल एच के कैरेक्टर को तबाह कर दिया कि भाई बताऊंगा ना तो भाई तुम भी सोचोगे कि अरे भाई क्या मतलब किस टाइप का ही बंदा, क्या वो चीज़ें हैं क्या वो सब है वो हमारा मैटर नहीं है। लेकिन MVP जिस तरीके से ऐसी बातें बोलते रहते हैं, ये भाई आपको डेफिनेटली, क्या 50 साल के तो होंगे शायद MVP, तो उतना तो आपको मैच्योर दिखाती नहीं है, क्योंकि ऐसी बातें बोलने से फायदा कुछ होता नहीं है, और इसका बैकलैश MVP को मिलता भी रहता है। सोचो ट्रिपल एच के बारे में अभी उन्होंने बात बोली है और अभी ट्रिपल एच को कोई पसंद नहीं कर रहा, तब भी यहाँ पे जाके MVP को रेल दिया गया है, तो सोचो फिर किस लेवल की जो रिस्पेक्ट है वो हो चुकी है उनकी। मेरे को वो टाइम याद है जब वो अपने US चैंपियनशिप रेन में थे, और वो बिल्कुल तब आई थिंक मैंने बिल्कुल अपना शुरुआत ही किया था WWE देखना, तब मेरे को बिल्कुल एक अलग कैरेक्टर लगता था, क्योंकि ऑब्वियसली जो उनकी रिंग अपीयरेंस थी वो बहुत ज़्यादा अलग थी। ब्रॉक लेसनर से रिलेटेड भी कुछ फोटोज निकल के आई हैं, और आई थिंक ये लेटेस्ट ही है, रेसल पलूजा के बाद की हैं। यहाँ पे इन
फोटोज में आप देख सकते हो, सबसे पहले तो अपनी वाइफ सेबल के वो साथ हैं और किसी रेस ट्रैक में कहीं गाड़ियां वाड़ियां जहां चलाते हैं वहां की फोटो है, और चश्मे वश्मे पहन के बड़ा मस्त जो है ब्रॉक लेसनर अपना टाइम एंजॉय कर रहे हैं। वैसे तो जब उनके ऊपर ये सारी बातें चल रही थी और ऐसा लगता था कि वो कभी आएंगे नहीं, तब भी हमने ऐसे रैंडमली काफ़ी ज़्यादा कैजुअली फन करते हुए देखा है ब्रॉक लेसनर को, और अब तो वापस आ चुके हैं। और आई डोंट थिंक सो ब्रॉक लेसनर को कभी भी इस बात से फर्क पड़ा है, क्योंकि पहले तो मुद्दा ही ये है कि भाई जो सिचुएशन है, जो पूरा मामला है वो है क्या, जब तक कोर्ट वोर्ट से मामला नहीं आ जाएगा उसके ऊपर आप क्या ही अब बात कर सकते हो। जो होगा आगे फिर उसके बारे में उसको तभी देख लेंगे। रॉयल रंबल 2026 के ऑड्स आए हैं और ये ऑड्स कुछ ऐसे हैं जो कि आपको सरप्राइज कर सकते हैं, शॉक कर सकते हैं। नंबर 10 टॉप 10 बताने वाला हूं। नंबर 10 से शुरू करते हैं। नंबर 10 पे लोगन पॉल का नाम है, उससे ऊपर आते हैं ब्रॉन ब्रेकर, फिर उससे ऊपर आता है द रॉक का नेम, जिस धोखेबाज और दगाबाज के ऊपर हम ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते। फिर ऊपर नेम है जेकब फाटू का। नंबर 6 पर है ड्रू मैकिंटायर। वैसे जेकब फाटू तो कहाँ ही गायब है, उनके बारे में तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। नंबर 5 पर नेम है रोमन रेंस का, और बहुत सारे लोग चाहते भी हैं कि अब रोमन रेंस अपने इस वाले आर्क में भी एक बार रॉयल रंबल जीतें, क्योंकि वो जो फिलाडेल्फिया में जीते थे उसके बाद जो हिसाब किताब हुआ था वो तो सब कुछ पता ही है। नंबर 4 पर है गुंथर का नेम, उसके बाद 3rd पर है सेथ रॉलिंस, नंबर 2 पर नाम है सीएम पंक का, और क्योंकि ये है सऊदी अरेबिया से रॉयल रंबल तो नंबर 1 पर जो ऑड्स पे नेम चल रहा है इस समय वो है सैमी ज़ेन का। और सैमी ज़ेन को जिस हिसाब से WWE रिसेंटली बुक कर रही है, हाईली पॉसिबल भी है कि क्या पता वहां के क्राउड के WWE ये वाला जो मूवमेंट है वो सैमी ज़ेन को दे दे, अगर इधर से ये जे उसो की वो तगड़ी वाली स्टोर लाइन भी बना देते हैं, क्योंकि फिर ये सैमी ज़ेन और जे उसो का कुछ आई थिंक रेसलमेनिया में कर सकते हैं, कंसिडरिंग जो जे उसो के कैरेक्टर में रिसेंटली हमने चेंजेस होते हुए देखे हैं जो कि बहुत पॉजिटिव होते हैं जब बात होती है किसी सुपरस्टार के कैरेक्टर में इंटरेस्ट लेने की। तो अभी तो ये ऑड्स ऐसे चल रहे हैं, वैसे टाइम के साथ साथ WWE में ये चेंज भी होते रहते हैं। तो लेट्स सी रॉयल रंबल के आसपास जाने तक जो चीज़ें हैं वो कैसे चेंज होती है। अब बात करते हैं एक बहुत बड़े रेसलमेनिया 42 के मैच के बारे में, और ये कहीं ना कहीं दिमाग में तो चल रहा था, लेकिन अब अगर आप इस रिपोर्ट को सुनने के बाद देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई WWE तो इसी वाले डायरेक्शन में वर्क कर रही है। अब ब्रॉक लेसनर वापस आ चुके हैं रेसलमेनिया 42 के लिए। मैंने आपको बता दिया कि उनको पोस्टर में फीचर कर दिया, इसका मतलब कि रेसलमेनिया 42 का भी वो पार्ट होंगे। तो बॉडी स्लैम ने इस बात को रिपोर्ट किया है कि बैक स्टेज इस बारे में बातें शुरू हो चुकी हैं कि ब्रॉक लेसनर और ब्रॉन ब्रेकर का मैच होगा फ्यूचर में, और पॉसिबली ये हो सकता है रेसलमेनिया 42 में। अब जिस तरीके से दोनों सुपरस्टार्स का है, जैसे इधर भुजाओं का उपयोग ब्रॉक लेसनर भी बहुत ज्यादा करते हैं, ब्रॉन ब्रेकर ने भी रिसेंटली अपना जो कैरेक्टर है वो इसी अराउंड बिल्ड किया है, तो ये एक ऐसा क्लैश है जो कि डेफिनेटली WWE फैंस को देना चाहेगी। और अगर आप देखोगे तो पॉल हेमन के पास इसमें विजन फैक्शन है जिसमें ब्रॉन ब्रेकर है। पॉल हेमन की यारी दोस्ती दोबारा से ब्रॉक लेसनर के साथ हो चुकी है, तो यहां पे एक रोल फिर से प्ले करेगा पॉल हेमन, जैसे उन्होंने पूरा ये किया था रोमन रेंस और सीएम पंक की स्टोरी लाइन में, और एंड में धोखा देके वो सेथ रॉलिंस के साथ ही चलेगा। तो मे बी यहां से वो जो स्टोरी लाइन है वो शुरू हो सकती है, और शायद ये एक रीजन हो सकता है कि क्यों पॉल हेमन को अभी इतनी जल्दी ब्रॉक लेसनर के साथ दिखाया, क्योंकि शायद ये रेसलमेनिया 42 के मैच के लिए बिल्ड कर रहे हैं। वैसे तो ब्रॉन ब्रेकर के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप उनको सेथ रॉलिंस से भी लड़वा सकते हो, आप उनको रोमन रेंस से भी लड़वा सकते हो, आप उनको ब्रॉक लेसनर से भी लड़वा सकते हो, लेकिन देखते हैं अगली रेसलमेनिया में WWE क्या करेगी, क्योंकि फिर उसके बाद की रेसलमेनिया का कुछ नहीं कह सकता कौन सा सुपरस्टार है, कौन सा अवेलेबल है, कौन सा नहीं है। बट डेफिनेटली ये तो एक बहुत ही क्या बोल सकते हैं उसको जाइगेंटिक सा क्लैश होगा अगर WWE रेसलमेनिया 42 में ब्रॉक लेसनर को ब्रॉन ब्रेकर देती है। क्या ब्रॉक लेसनर के फैन के पर्सपेक्टिव से आप इस मैच में इंटरेस्ट लोगे? ये बात आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और जाते जाते आपको मैं कोडी रोड्स का रोला जलवा सब कुछ बता देता हूं। भाई WWE की हिस्ट्री में PWI की लिस्ट में अब तक सिर्फ 3 सुपरस्टार्स थे जिन्होंने बैक टू बैक ईयर्स में जो लिस्ट है उसको टॉप किया था, जो कि नाम था 1993 और 94 में ब्रेट हार्ट का, स्टोन कोल्ड का 1998 और 1999, फिर जॉन सीना का 2006 और 7, और अब कोडी रोड्स ने इन 3 सुपरस्टार्स के बाद वो काम किया है जब 2024 और अब 2025 में भी फिर से उन्होंने लिस्ट को टॉप कर लिया है। तो भाई देख लो अब कोडी रोड्स का कैसे मस्त वाले 2 साल रहे हैं। अब रिसेंटली रोमन रेंस का भी ट्राइबल चीफ वाला पूरा आर्क रहा था, मैं सोच रहा हूँ कि उनका कैसे 2 साल नहीं हो पाया, किसने उनको पीछे छोड़ दिया था, क्योंकि सेंस तो थोड़ा उधर भी बना था। बट यस 4 ही सुपरस्टार है आज तक PWI में लगातार टॉप पे आने के, और उसमें अब नाम कोडी रोड्स का भी जुड़ चुका है। बाकी इस वीडियो को आप लोग यहाँ तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर देना। मेंबरशिप वाले कंटेंट में अगर आप चैनल के इंटरेस्टेड हो तो मेंबरशिप को आप ज्वाइन कर सकते हो। ये वीडियो अच्छी लगी तो अगेन लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।